कोरोना को लेकर सामने आई खुफिया रिपोर्ट। वुहान में वायरस फैलने से एक महीने पहले ही लैब स्टाफ पड़ा था बीमार। चीन से ही शुरू हुआ था कोरोना वायरस। अमरीकी रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में 34 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोगों की मौत के बावजूद अब तक इस वायरस की उत्पत्ति को लेकर अटकलें ही लग रही हैं। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश ये मानते हैं कि कोरोना के वायरस की उत्पत्ति चाइना के वुहान शहर से ही हुई थी। इस बीच वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। एक नए खुलासे के तहत नवंबर 2019 में इस लैब में काम करने वाले 3 रिसर्चर्स इतने बीमार हो गए थे जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बड़ी बात यह है कि उस समय पूरी दुनिया कोविड-19 के नाम तक से अनजान थी। ऐसे में ये खुलासा इस बात की ओर ही संकेत दे रहा है कि वुहान ही कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र है। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया में तबाही मचाई हुई है। उसकी शुरुआत को लेकर अभी भी विवाद ही रहता है। दुनिया चीन को जिम्मेदार मानती है, लेकिन चीन इससे इनकार करता है। इस बीच अब एक नई जानकारी सामने आई है। वुहान की जिस लैब में कोरोना वायरस की शुरुआत बताई जाती है, वहां के 3 कर्मचारी को तब अस्पताल में भर्ती कराया गया था जब दुनिया को कोरोना के बारे में पता नहीं था। ये खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अब कोरोना के जन्म की जांच की ओर नया कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में वुहान लैब के 3 स्टाफ के अस्पताल जाने की जानकारी आना जांच में सहायता कर सकता है। ये रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवंबर 2019 में वुहान लैब की 3 कर्मचारी बीमार पड़ गए थे। उनमें कोरोना वायरस जैसे ही लक्षण थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में ले जाया गया था। यह भी पढ़े, चीन में येलो नदी के पास खराब मौसम के चलते बड़ा हादसा, 21 धावकों की मौत। आपको बता दें कि नवंबर 2019 के बाद ही दिसंबर-जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता लगा था। इस रिपोर्ट को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के आखिरी दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट फैक्ट शीट में जारी किया गया था। आपको बता दें कि दुनिया के कई शीर्ष महामारी विज्ञानियों और वायरोलॉजिस्टों का मानना है कि कोविड-19 महामारी का कारण SARS-CoV-2 का जन्म नवंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुआ। वहीं चीन इस आरोप को खारिज करता आया है। उसका कहना है कि इस वायरस का पहला पुष्ट मामला 8 दिसंबर 2019 को आया था, जब एक व्यक्ति के अंदर यह वायरस पाया गया। कोरोना संकट के बीच इस देश ने बनाई एक डोज वाली वैक्सीन 66% ज्यादा प्रभावी होने का दावा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक डोज वाली वैक्सीन। FDA के वैज्ञानिकों का दावा संक्रमण रोकने में 66% ज्यादा प्रभावी। जल्द ही अमेरिका में तीसरी वैक्सीन को मिल सकती है मंजूरी। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हर देश इस महामारी से बचने के लिए लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। भारत समेत कई देशों में कोरोना को मात देने के लिए टीके भी इजाद कर लिए और टीकाकरण कोरोना वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये सभी टीके 2 डोज में दिए जा रहे हैं, वो भी करीब 1 महीने के अंतराल में। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका में कोरोना को मात देने के लिए एक डोज वाली वैक्सीन तैयार की गई है। साथ ही ये दावा भी किया गया है कि ये वैक्सीन 66% प्रभावी है। भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन समेत दुनिया के तमाम देशों में फिलहाल 2 डोज वाली वैक्सीन कोरोना से लड़ने के लिए दी जा रही है। इस बीच ऐसी भी वैक्सीन आ गई है जो सिर्फ 1 डोज में ही काम कर देगी। यह वैक्सीन तैयार की है जॉनसन एंड जॉनसन ने। कंपनी का दावा है कि 1 डोज ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए पर्याप्त है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA के स्वतंत्र सलाहकार शुक्रवार को चर्चा करने वाले हैं, जिसके आधार पर इसके उपयोग की कुछ दिनों के अंदर अनुमति दी जा सकती है। FDA ने किया ये दावा। FDA के वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि यह टीका कोविड-19 के माध्यम से गंभीर स्तर के संक्रमण को रोकने के लिए करीब 66% प्रभाव क्षमता रखता है। FDA ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन के इस टीके की 2 के बजाय सिर्फ 1 खुराक देने की जरूरत होगी और यह उपयोग के लिए सुरक्षित है। अमेरिका के लिए तीसरे टीके की अनुमति देने से FDA बस एक कदम दूर है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके लिए हाजिर हो चुके हैं, तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता
दूं बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। असम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में मार गिराए 6 उग्रवादी। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों पूरे देश में क्या रहा कोरोना वायरस का कहर, इसकी भी फुल डिटेल्स हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत में कोरोना संक्रमण के एक दिन में 2.5 लाख से कम नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ संक्रमण के रोज आने वाले मामले लगातार 7वें दिन 3 लाख से काफ़ी नीचे आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.40 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 3700 अधिक कोरोना मरीजों की मौत हुई। भारत में पिछले कई दिनों में पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट का बढ़ना राहत की खबर है, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल शामिल है। दोस्तों मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में 3741 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली खबर आ रही है। रविवार को असम में पश्चिमी कार्बी अंगलोंग जिले में सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में डिसामा नेशनल लिबरेशन सेना के 6 आतंकवादी मारे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा कर्मियों और उग्रवादियों के बीच हुई फायरिंग में 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया। मारे गए उग्रवादी के पास से 4 AK-47 राइफल और कई राउंड गोला बारूद बरामद कर लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली खबर जो आ रही है, दिल्ली में फिर से बढ़ा लॉकडाउन, 31 मई तक रहेगा जारी। केजरीवाल बोले युद्ध अभी बाकी है। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर कम हुई है। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के संशय अब समाप्त हो गया। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 हफ्ते और लागू करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली खबर आ रही है, हत्या के केस में पहलवान सुशील कुमार दिल्ली से गिरफ्तार, साथ ही भी पकड़ा गया। जी हां दोस्तों, कई दिनों से एक हत्या के मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सेल ने सुशील के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मुंडका इलाके से सुशील कुमार और अजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों कार छोड़कर स्कूटी पर सवार होकर किसी से मिलने जा रहे थे। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली जो खबर आ रही है वह आ रही है केंद्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में 23 मई CBSE ICSE बोर्ड एग्जाम और नए एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स पर फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बातचीत कर CBSE बोर्ड 12वीं के एग्जाम कराने पर विचार करेंगे। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में बच्चे आ रहे हैं कोरोना की चपेट में। दौसा के बाद डूंगरपुर में अब तक 325 पॉजिटिव। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब बच्चों के पॉजिटिव होने की खबर भी सामने आ रही है। प्रदेश में डूंगरपुर जिले में प्रशासन ने शनिवार तक 315 बच्चों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि की थी, जिसके बाद अब रविवार को इस आंकड़े में 10 पॉजिटिव संख्या की बढ़ोतरी है। रविवार सुबह 10 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद डूंगरपुर से अब तक कुल 325 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें बच्चों की उम्र 0 से 18 वर्ष बताई जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आज की पहली खबर की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज कोरोना और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कुछ राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हुआ तो कुछ राज्यों में लॉकडाउन को खत्म करने का भी फैसला लिया गया। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि भारत में बीते 24 घंटों में किन किन राज्यों और शहरों में लॉकडाउन लगा है और किन किन राज्यों में लॉकडाउन को समाप्त करने का ऐलान हुआ है। अगली खबर की बात करें तो केंद्र सरकार ने आज 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद CBSE ने परीक्षा को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। तो दोस्तों ऐसे में कौन कौन से फैसले किए हैं, साथ ही 12वीं की परीक्षा कब से आयोजित की जाएगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही आज BCCI ने IPL के बाकी मैचों को लेकर भी बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब बाकी मैच इस तारीख से खेले जाएंगे। इसके अलावा भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने मिलकर वहां के कोरोना प्रभावित लोगों के बैंक खाते में इतने इतने रुपए देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों किस राज्य के लोगों को कितना पैसा मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो अगर आपका इन 11 बैंकों में अकाउंट है तो 30 जून से पहले आपको ये 2 काम जरूर कर लेने होंगे, नहीं तो बाद में आपको परेशानियों का
का सामना करना पड़ सकता है और बैंकों के कई चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में अनलॉक लगते ही स्कूल कॉलेज के खुलने की खबर आ रही है। तो दोस्तों कौन कौन से राज्यों में कब से स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही यह ₹1 का नोट आपको रातों रात लखपति बना सकता है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में बताएंगे कि इस एक नोट में ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए और ये नोट आपको कहां बेचना होगा जिससे कि आपको लाखों रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज की पहली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन। सीएम केजरीवाल बोले तीसरी लहर की कर रहे हैं तैयारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली में लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से एक हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी है। इसके बाद दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगर संक्रमण के मामले घटने का सिलसिला इसी तरह चलता रहा और लोग अनुशासन का पालन करते रहे तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि एकदम से अनलॉक करना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए 31 मई से धीरे धीरे राज्य को अनलॉक करना शुरू कर देंगे। वहीं कोरोना महामारी से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। अब हरियाणा राज्य में 31 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान और बिहार में भी एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का होगा टीकाकरण। दरअसल दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के साथ साथ 75 जिलों में 18 से लेकर 44 आयु वर्ग वालों के टीकाकरण का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ 23 जिलों में ही 18 से लेकर 44 साल के आयु वर्ग के लोगों का यहां पर टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना महामारी की अगस्त सितंबर में तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 10 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता के आधार पर टीके लगवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि तीसरी लहर में बच्चे सर्वाधिक रिस्क की श्रेणी में हो सकते हैं, लिहाजा ऐसे बच्चे के माता पिता को टीका लगवाया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने हाई लेवल की मीटिंग की। अब सिर्फ इन विषयों के साथ 1.5 घंटे में परीक्षा करवाने की कवायद शुरू। जी हां दोस्तों, आज 12वीं बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी। इस मीटिंग में 4 केंद्रीय मंत्रियों, साथ ही में राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया था। यह बैठक कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर थी और इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं केवल प्रमुख विषयों के लिए आयोजित करने का विकल्प रखा है। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए 174 सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, जिनमें से लगभग 20 विषयों को सीबीएसई द्वारा प्रमुख विषय माना जाता है। इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, लेखा, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी शामिल है। बैठक के दौरान 2 विकल्प दिए गए हैं। केंद्र ने पहले विकल्प में कहा कि कुछ कक्षा 12वीं के प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित की जाए और बाकी विषयों के नंबर प्रमुख विषयों के नंबर के आधार पर दे दिए जाएं। दूसरे विकल्प के तहत परीक्षा पैटर्न को ऐसे बदलना होगा जिसमें केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हो और 3 के बजाय सिर्फ 1.5 घंटे में ही परीक्षा करवा दी जाए। हालांकि कई राज्यों ने इन दोनों विकल्पों को ठुकरा दिया है और सीबीएसई ने कहा है कि जून में सही हालातों को देखकर परीक्षा तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा और परीक्षा पैटर्न का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर आया बड़ा फैसला। इस तारीख से संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई में खेले जाएंगे आईपीएल। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि आईपीएल 2021 सीजन के 29 मैचों के बाद ही कोरोना की वजह से इन्हें टालना पड़ा था। 60 में से 31 मैच होने अभी बाकी है और अब आखिरकार आईपीएल के बचे हुए मैचों को लेकर बीसीसीआई ने विंडो तलाश कर लिए। आईपीएल के बचे हुए मैच यूएई में 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच कराए जाएंगे। पहले भी बोर्ड इन मैचों के लिए 2 ऑप्शन पर विचार कर रही थी। इनमें इंग्लैंड और यूएई शामिल थे। यूएई में वैसे कि पहले भी आईपीएल कराया जा चुका है और ऐसे में यहां पर टूर्नामेंट कराना आसान रहेगा, इसलिए यूएई में यहां पर आईपीएल के बाकी मैचों को कराने का फैसला लिया गया है।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों अगर आपका इन 11 बैंकों में अकाउंट है तो 30 जून से पहले कर लें यह काम, वरना पछताना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, हाल ही में 11 छोटे बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय हो गया है। इन बैंकों में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी शामिल है, जिनका पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ है। बैंकों का दूसरे बैंक में विलय होने की वजह से IFSC कोड, चेक आदि बदल दिए गए हैं। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहकों को नए चेक बुक की आवश्यकता है, क्योंकि अब पुराने बैंक के चेक बुक 30 जून तक ही वैलिड रहेंगे। इनके अलावा भी जो देना बैंक है और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो चुका है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया। वहीं आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। वहीं इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका भी इनमें से किसी भी बैंक में खाता है तो 30 जून से पहले आप नई चेकबुक जरूर बनवा लीजिएगा। अगली खबर की बात करें तो ये 1 रुपए का नोट आपको रातों रात लखपति बना सकता है। वैसे तो दोस्तों इंटरनेट पर आए दिन ये दावे किए जाते हैं कि यह नोट आपको लखपति बना देगा, यह सिक्का आपको करोड़पति बना देगा, लेकिन इनमें से 99% तक के दावे झूठे होते हैं। लेकिन इस 1 रुपए के नोट के बदले आपको करोड़ों तो नहीं लेकिन 45,000 रुपए मिल सकते हैं, जिसे आप घर बैठे ही कॉइन बाजार वेबसाइट के जरिए बेच भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस नोट में ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए। तो दोस्तों जिस नोट की हम बात कर रहे हैं वो 1957 का है। 1957 के इस 1 रुपए के नोट के बदले आपको 45,000 रुपए मिल सकते हैं। ध्यान रहे कि इस नोट पर गवर्नर HM पटेल के साइन होने चाहिए। इस नोट का सीरियल नंबर 123456 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26 साल पहले भारत सरकार ने 1 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। तो दोस्तों इस 1 रुपए के नोट के अलावा भी अगर आपके पास में कोई भी यूनिक नोट या फिर सिक्का है तो कमेंट में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो योगी सरकार का आया बड़ा फैसला, स्कूल खुलने और फीस को लेकर किए ये बड़े ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच में प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया था, लेकिन सरकार के निर्देशों और प्रशासनिक सख्ती के चलते एक और जहां कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट देखी गई है, वहीं प्रदेश सरकार की ओर से अब बंद पड़े स्कूलों में धीरे धीरे शिक्षण कार्य शुरू करने की योजना बनाई जाने लगी है। इसके लिए गुरुवार को राज्य के सभी स्कूलों के आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी भी प्रकार की अधिक फीस वसूल नहीं की जाएगी और कोरोना काल के बीच बंद रहने की अवधि में किसी भी शिक्षार्थी या फिर उसके माता पिता से परिवहन का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं, कोई भी स्कूल प्रशासन अब 3 माह की एक साथ फीस जमा करवाने को लेकर भी कोई भी दबाव नहीं बना सकता है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों अगर आप घर में खाना बनाने के लिए यहां पर सरसों के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है। वैसे तो दोस्तों खाने के तेल का भाव आसमान छू रहा है। ऐसे में कीमत पर लगाम कसने के लिए सरकार इसके आयात पर लगने वाले एग्री सेस को घटा सकती है। सरकार क्रूड पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोया ऑयल के आयात पर लगने वाले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को घटा सकती है। इससे कीमत में भारी गिरावट देखने को मिलेगी और आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी और तेल का भाव इस साल के पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर है। तो दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको सरसों के तेल और बाकी जितने भी खाने के तेल है इनके भावों में है जो भारी गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों रोजाना ऐसी ही खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 24 मई 2021, दिन मंडे सोमवार, और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों की कई राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित 8 जून तक किन किन राज्यों में लॉकडाउन बढ़ चुका है जानेंगे अपन। साथ ही कुछ राज्य सरकारें अनलॉक भी शुरू कर चुकी है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा देश भर के करोड़ों बच्चों के लिए एक बड़ी खबर आई है, जानेंगे अपन। उनके माता पिता को भी ये खबर जरूर जाननी चाहिए। 12th के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी अपडेट आ रहा है और चक्रवाती तूफान को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट का नया अलर्ट आ चुका है। यास चक्रवाती तूफान को लेकर जो भी अपन जानेंगे, कुछ सरकार के नए नियम, नए बड़े फैसले भी आ रहे हैं। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा इस वीडियो में मेरे साथ एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आप कभी ना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। तो
तो देखिए आप कि अगर इस नंबर से आपको फोन या SMS आता है दोस्तों तो सावधान हो जाइए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस ने भी इसको लेकर अलर्ट किया है कि इस नंबर से फोन SMS आने पर आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। दरअसल साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी कड़ी में अब जालसाज एक नया तरीका अपना रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस की तरफ से साइबर क्राइम टीम की ओर से ये ट्वीट करके लोगों को अलर्ट किया गया। ये जो SMS के अंदर आप नंबर देख पा रहे हैं ना दोस्तों, इस नंबर से अगर आपको कोई फोन SMS आता है तो आप इस नंबर पर किसी भी तरह का रिप्लाई ना करें, रेस्पॉन्स ना दें। और इतना ही नहीं, ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि नेवर कॉल ऑन सच फ्रॉड नंबर, नेवर डाउनलोड एनी ऐप ऑन देयर इंस्ट्रक्शन एंड नेवर मेक इवन ए टोकन पेमेंट टू देम। कहने का मतलब ऐसे फ्रॉड वाले नंबरों पर आप कभी कॉल ना करें और इस तरह के नंबरों से आने वाले मैसेज में कई बार ऐप की लिंक भी दी हुई होती है, तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को आप लिंक के जरिए अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल ना करें और ना ही इस तरह के नंबर पर दी हुई लिंक पर किसी तरह का पेमेंट इन्फॉर्मेशन डालें आप, ठीक है ना, वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ मैं तो समझदार हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसे झांसे में आने वाले ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो एजुकेटेड शिक्षित लोग ही होते हैं, इसलिए सावधान रहें, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए आप, बैंक खाता वालों के लिए एक नया नियम लागू होना दोस्तों की चेक से अगर आप पेमेंट करते हैं ना तो ध्यान दीजिए 1 जून से इस बैंक के नियम बदल रहे हैं। दरअसल हमारे देश का जो सरकारी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, वो 1 जून से इसके चेक के पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों नया नियम जो है ना उसके मुताबिक अगर आप 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट चेक के जरिए करते हैं तो अब कस्टमर को दोबारा कंफर्मेशन करना जरूरी होगा। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद ही ट्रांजैक्शन पूरा होगा, वरना चेक कैंसिल हो जाएगा। ये देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है। कहने का मतलब अब आपको 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा का अगर आप चेक भरते हैं ना तो फिर BOB को रिकन्फर्मेशन देना पड़ेगा। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास के कारण पूर्व रेलवे ने 25 ट्रेनों को रद्द कर दिया। ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं किस किस ट्रेनों को इंडियन रेलवे की तरफ से रद्द किया गया। हालांकि 19 के लगभग ट्रेनों को तो कल ही कैंसिल कर दिया था, तो आज और ट्रेनों को मिलाकर के 25 ट्रेनों को कुल मिलाकर के रद्द कर दिया। मौसम विभाग की तरफ से कुछ और अलर्ट और चेतावनी भी आ रही है इस तूफान के सक्रिय होने को लेकर और तूफान के दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ने को लेकर, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप, कोरोना के बीच इस कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है, कर्मचारियों की मौत होने के बाद भी 60 साल तक पूरा वेतन मिलेगा। आवास, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल फ्री रहेगी। जी हाँ, जो कोई भी लोग इस कंपनी में काम करते हैं, कंपनी कौन सी है तो आपको बता दूं दोस्तों, टाटा स्टील कंपनी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। टाटा स्टील में जो भी कर्मचारी काम करते हैं ना, अगर उनकी खुदा न खास्ता भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर उन कर्मचारियों में से किसी की कोरोना के चलते जान चली जाती है ना तो फिर उनके परिवार वालों को 60 साल तक कंपनी पूरा वेतन देगी। इसके अलावा उनके आवास और मेडिकल की व्यवस्थाएं भी करेगी, यहाँ तक कि उन बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल फ्री में रखी जाएगी। तो ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए आप कि ये कार कंपनी दे रही है अपने ग्राहकों को खास सुविधा, 24/7 आप डॉक्टर से मुफ्त सलाह ले सकते हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों MG मोटर्स कंपनी जो है ना उसने डॉक्टर 24/7 प्लेटफॉर्म के साथ एक पार्टनरशिप की है और ऐसे में MG के जो कस्टमर्स हैं वो डॉक्टर से 24/7 कभी भी परामर्श ले पाएंगे, ठीक है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन को लेकर अपडेट है। कांग्रेस समेत 12 विपक्षी पार्टियों का अभी भी संयुक्त किसान मोर्चा के लिए समर्थन जारी है। 26 मई को किसान भाई लोग काले दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इनकी मांग डिमांड यही है दोस्तों कि कृषि कानूनों को रद्द करे, तीनों कृषि कानूनों को। तो इसके लिए 12 अपोजिशन पार्टी जो है वो किसानों के साथ हैं और देखते हैं गवर्नमेंट इस पर क्या निर्णय लेती है। मैं आपको बता दूंगा अपडेट 26 तक। फिलहाल देखिए अगली खबर कि बैंक अब पर्सनल गारंटर की परिसंपत्तियां बेचकर भी कर सकेंगे कर्ज की वसूली। गारंटी देने वालों पर भी कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी होती है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। जो लोग दिवालिया कानून की प्रक्रिया से बचने की जुगत कर रहे हैं, उन कॉर्पोरेट घरानों के नामी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जिन किन्हीं भी लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अगर बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो अब उनके गारंटर को पूरी लोन की राशि चुकानी पड़ेगी, वरना बैंक जो है वो उनकी पर्सनल संपत्तियां बेच करके भी कर्ज की वसूली कर पाएंगे। ये एक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए कि ब्लैक फंगस के बाद अब हमारे देश में कोविड पीड़ित बच्चों की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये हमारे देश के डॉक्टरों के लिए एक चिंता की बात है। बच्चों में बहुत ज्यादा अब कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जबकि आपको पता होगा कि वैज्ञानिकों का तो ये कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी, उसमें बच्चे ज्यादा बीमार होंगे। अभी जो ये बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसमें भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका नजर आ रही है।
थर्ड वेव में बड़े पैमाने पर बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। बाल आयोग ने हर राज्य से आईसीयू समेत बच्चों के इलाज वाले 22 उपकरणों का एक डेटा भी मांगा है। ये देख सकते हैं आपके बच्चों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े आंकड़े। हेल्थ सर्वे और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में 78.1% बाल रोग विशेषज्ञों की कमी है। सरकारी रिपोर्ट्स में बच्चों के NICU, वेंटिलेटर, मेडिकल उपकरण के आंकड़े ही नहीं है। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, नियोनेटल हेल्थ मिशन रिपोर्ट में भी बच्चों से जुड़े आंकड़े मौजूद नहीं है। बच्चों के इलाज के लिए ट्रेंड नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ का राज्यवार डेटा भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि बच्चों के इलाज की कितनी खामियां हैं अभी हमारे प्रशासन में, सिस्टम में, गवर्नमेंट में, इन सब चीजों को दूर करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है, राइट। और इसलिए वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की पहले से प्री चेतावनी, प्री अलर्ट निकल कर आ रहा। देखिए दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के पहले कर्नाटक सरकार ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। बच्चों के लिए स्थापित किए जाएंगे स्पेशल चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर, मतलब कि जहां केवल बच्चों का ही इलाज रहेगा, केवल बच्चों को ही रखा जाएगा। इस तरह के चिल्ड्रन कोविड सेंटर भी अब कर्नाटक गवर्नमेंट बनाने जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर के पहले ये जरूरी कदम उठाया जा रहा और वाकई में सराहनीय है। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप कि दोस्तों 71 साल बाद फिर दिखेगा दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर हमारे भारत में दिखेगा। 3 सेकंड में दोस्तों 103 किलोमीटर की स्पीड रफ्तार पकड़ लेता है ये जानवर। नाम क्या है इसका? चीता, टाइगर। साल 1947 में भारत से ये टाइगर चीता जो है ये विलुप्त हो चुका था, लेकिन अब दोस्तों एक बहुत ही लंबे समय के बाद, यानी कि दोस्तों 1947 के बाद अब 2021 में अफ्रीका से एक चीता भारत लाया जा रहा है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों से मंजूरी भी मिल चुकी है, क्योंकि ये विदेश से आ रहा है और इसलिए दोनों की ही मंजूरी लेना जरूरी है। इस चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। तो अच्छी बात यह है दोस्तों की अब हमारे भारत में जो चीता है ना वो वापस आने जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, एक रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया जा रहा है दोस्तों कि लॉकडाउन में 8 लाख प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली को छोड़ दिया। वे अपने गांवों की तरफ पलायन करने लगे हैं। 8 लाख बाहर के जो मजदूर है ना वो राजधानी को छोड़ करके आ चुके हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में इस बात का पता चला। यानी कि दोस्तों हमारे देश के ज्यादातर मजदूर जो शहरों में काम करते हैं वो ग्रामीण इलाकों में अपने गाँव की तरफ लौट रहे हैं। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करते हैं और नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर। तो देखिए दोस्तों, यास चक्रवात से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और इसी को देखते हुए वायुसेना ने ऑलरेडी 25 हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं ताकि ये तूफान आने के बाद बचाव राहत कार्यों में उनको काम में लिया जा सके। आपको बता दूं, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि बंगाल की खाड़ी में जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो अब गंभीर हो रहा है और धीरे धीरे वो एक विकराल चक्रवाती तूफान का रूप ले रहा है। इस चक्रवात को यास नाम दिया गया। ये 26 मई को पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा तट से टकराने की संभावना है। वहीं देखिए, चक्रवात यास से निपटने के लिए सेना भी तैयार हो चुकी है और मेडिकल टीम के साथ साथ दवाइयां और राहत बचाव का सामान लेकर मौके पर मौजूद हैं। अभी दोस्तों ये जो तूफान है और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब मौसम विभाग ने इसको लेकर जो चेतावनी जारी की है, नई अलर्ट है, उसके मुताबिक देखिए कुछ ही घंटों में विकराल रूप धारण करेगा यास। कल ही आपको पता होगा पीएम मोदी ने इस तूफान को लेकर एक समीक्षा की बैठक भी की। ये जो चक्रवाती तूफान है इसमें दोस्तों 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन की तरफ से इस तरह का अलर्ट आ रहा। अब ये तूफान कब तक आने की संभावना है? तो वैसे तो इसका प्रभाव 25 तारीख से शुरू हो जाएगा, लेकिन 28 तक ये चक्रवात यास जो है प्रचंड असर ले लेगा, यानी कि बहुत बड़ा विशाल बन जाएगा और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इन तट से टकरा सकता है। झारखंड राज्य में भी चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो इन 3 राज्यों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग बाग जरूर सावधान रहें और अलर्ट रहें। वहीं देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान यास से लोगों को बचाव के लिए एनडीआरएफ की 5 टीमों को ऑलरेडी कलकत्ता भी रवाना कर दिया। कोलकाता में भी इसकी तबाही का खतरा है और इसलिए उसको वहाँ पर 5 टीमों को वहाँ भेजा गया। वहीं वाराणसी से पश्चिम बंगाल गई एनडीआरएफ की 5 टीमें, बाबतपुर एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट वगैरह को भी लिया गया है। तो ये कुछ प्रशासन की तैयारियां चल रही इस यास तूफान को लेकर। ओके, बाकी आपको बता दूं इस यास के बाद जो अगला चक्रवाती तूफान आएगा ना उसका नाम होगा गुलाब। ये तूफानों के नामकरण करने की भी एक रोचक प्रणाली है। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की दुनिया के 5-7 देश मिलकर के जो उधर के एरिया में अगर कोई तूफान आने वाला है तो उसका नामकरण करते हैं, जैसे कि बांग्लादेश, भारत, ईरान, बुरेवी, ये सब कुछ तूफान के नामकरण में हिस्सा लेते हैं। ओके, संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान आज 24 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, तटीय
और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व भारत, कोंकण और गोवा, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। ओके, ये रहा आज का वेदर अलर्ट। और आइए दोस्तों, अब अपन नजर डालते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों में। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, कोरोना से संबंधित कुछ अपडेट में। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी की पत्नी शांति पहाड़िया का निधन हो चुका है। हाल ही में आपको बताऊंगा उनके पति जगन्नाथ पहाड़िया जी का भी कोरोना के चलते निधन हुआ था और अब इनका भी निधन हो चुका है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। अगली खबर देखिए दोस्तों, विदेश जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट पर दिखानी होगी QR कोड वाली RT-PCR रिपोर्ट। इस तरह का नया नियम भी लागू हो चुका है। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो लोग फॉरेन विदेश में जाना चाहते हैं उन यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर QR कोड वाली कोरोना RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना जरूरी होगा। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए, उत्तराखंड सरकार का बड़ा ऐलान है। कोविड से अनाथ बच्चों को हर महीने भत्ता देने के अलावा नौकरी की व्यवस्था भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है, वे बच्चे अब इस दुनिया में अगर अनाथ हो चुके हैं तो उन बच्चों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है। ये आप देख सकते हैं, कल ही तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है कि आपकी सरकार ने तय किया कि प्रदेश के सभी ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 महामारी से अपने माता पिता को खोया ना, उन सभी बच्चों की जिम्मेदारी अब उनको पढ़ाना लिखाना, उनके खर्चे पानी वगैरह सब की जिम्मेदारी गवर्नमेंट खुद उठाएगी। इसके लिए हम मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की भी शुरुआत करने जा रही है उत्तराखंड की राज्य सरकार। वाकई में सैल्यूट सरकार के इस फैसले को। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ डॉक्टरों ने ऐसे भी चौंकाने वाले खुलासे किए कि RT-PCR टेस्ट जो है ना, वही ब्लैक फंगस की बड़ी वजह बन रहा है। यानी कि कोरोना की जांच करना ही ब्लैक फंगस का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। हालांकि फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ देश के कुछ डॉक्टर वगैरह जो है चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं इस बात को लेकर। देखते हैं ऑफिशियली WHO की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियल क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, इस महामारी के चलते दोस्तों, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है ना, इसके चलते अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन चुका है जिसमें मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। यानी कि भारत में कुल मरने वालों की संख्या आज 3 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। यानी कि भारत में भी कोरोना से कितनी मौतें हुई इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जो लोग अब कोरोना दवाओं की कालाबाजारी करेंगे ना, उनकी संपत्ति गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। ये मुख्यमंत्री योगी का आदेश है। अभी इस कोरोना काल के दौरान जो कोई भी लोग अगर दवाइयों की, मेडिसिन की कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाता ना, तो फिर आपको उनको उनकी संपत्ति गंवानी पड़ेगी। ये यूपी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला है, वाकई में अच्छी बात है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक शुरू हो चुकी है। राजस्थान के दौसा जिलों में 341 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए, सिर्फ दौसा में। ये देखिए आप हालात। आपको पता होगा कर्नाटक में 1-2 दिन से खबरें आ रही कि 40,000 से भी ज्यादा बच्ची जो है कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं कर्नाटक राज्य में। कितने ज्यादा हालात बिगड़ गए हैं। अभी मतलब तीसरी लहर आए या नहीं आए, कब आए, कैसे आए, कहाँ आए, आप कुल मिलाकर के अपने बच्चों को प्लीज ज्यादा सावधानी से रखें। उन्हें बिना काम घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाने दें और बाहर की चीजें अपने बच्चों को ना खिलाएं और कुल मिलाकर के उनका स्पेशली ध्यान रखें, ठीक है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, ब्लैक फंगस को 14 राज्यों ने महामारी घोषित कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया सभी राज्यों के द्वारा इसको महामारी घोषित कराने के लिए, लेकिन अब तक 14 ऐसे राज्य हैं, नाम आप देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत देश के 14 राज्यों ने इस ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित कर दिया। अच्छा, साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में 1 सप्ताह तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि दिल्ली में 31 मई से ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, ये कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से रिकवर होने के बाद हो सकते हैं गैंग्रीन का शिकार। जिस तरह से दोस्तों अभी कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस का मामला देखा जा रहा ना, उसी तरह से अब कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में गैंग्रीन बीमारी का भी शिकार होना पड़ सकता है उनको। शुगर पेशेंट और स्मोकर्स जो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों को इससे ज्यादा खतरा है। अब ये गैंग्रीन क्या होता है, तो इससे पहले आप एक एग्जाम्पल देखिए। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा के भाबर के रहने वाले 26 साल के हीराजी लोहार को गैंग्रीन होने के बाद उनका
बायां पैर काटना पड़ा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गंभीर बीमारी है। गैंग्रीन क्या होता है? जब दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जब हमारे कोई अंग विशेष में होती है और वो अंग पूरा खराब हो जाता है, उस अंग तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, वो अंग एक तरह से मर जाता है। पर्टिकुलर कोई हाथ हो गया या ऐसा हो गया तो वो पूरा ही खत्म हो जाता है, उसमें ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है और वो चीज खत्म हो जाती है। फिर उसको पूरा को काटना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जिस तरह से अभी ब्लैक फंगस बढ़ने के बाद लोगों की आंखें गंवानी पड़ रही है ना, ठीक वैसे ही। इसलिए प्लीज आप सावधान रहें पहले से ही। वहीं बड़ी खबर देखिए, तमिलनाडु राज्य में भी एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन बढ़ चुका है। अच्छा, तमिलनाडु के अलावा दोस्तों राजस्थान सरकार ने भी 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। मैंने आपको कल शाम को ही एक सेपरेट वीडियो में अपडेट बताया था। इस बार राजस्थान के अंदर लॉकडाउन में 30 जून तक तो शादियों पर कंप्लीटली रोक रहेगी और इसके अलावा क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा, मेडिकल सुविधाओं को लेकर, साथ ही पेट्रोल डीजल के लिए पेट्रोल पंप कब खुलेंगे, कितनी क्या टाइमिंग रहेगी, किराने की दुकानें कब खुलेगी, सब्जी फल फ्रूट वाले रेडी वालों के लिए क्या नियम है, ये कंप्लीट जानकारी एक सेपरेट वीडियो में बता रखी है, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा हमारे चैनल पर विजिट करके। DLS न्यूज चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, साथ ही देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से केरल तक आखिर किन किन राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया, तो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, गोवा और राजस्थान, इन राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया। ऑलमोस्ट सभी राज्यों ने 31 मई तक तो लॉकडाउन एक्सटेंड कर ही दिया है और राजस्थान सरकार ने आपको पता होगा कल ही 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया, ठीक है ना। वहीं देखिए, तमिलनाडु में राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को यह आदेश दिया कि कोरोना को रोकने के लिए घर घर सर्वे का अभियान चलाएं और इस तरह के जरूरी कदम उठाएं ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं भारत में एक रिकॉर्ड बनाया गया। देखिए दोस्तों, एक दिन में सबसे ज्यादा 21.23 लाख सैंपल्स की टेस्टिंग हुई। पिछले 24 घंटों में भारत में जो मतलब कोरोना की जांचें हुई ना, टेस्टिंग RT-PCR टेस्ट, वो 21,23,000 से भी ज्यादा सैंपल की जांचें की गई और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा है दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टेस्टिंग का। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा है। उसमें इस बार ऑड इवन के आधार पर दुकानें खोलने का नियम लागू किया गया। शॉपिंग मॉल वगैरह इनको खोलने की अनुमति तो नहीं होगी, लेकिन ऑड इवन सिस्टम बोले दोस्तों तो एक दिन ये दुकानें खुलेगी और एक दिन वो दुकानें खुलेगी। इस तरह के सिस्टम से हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है और लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया, ठीक है ना। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि अब यहाँ पर अनलॉक की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के 5 जिलों में आज से ही ढील दी जाएगी और मध्य प्रदेश सरकार अब 1 तारीख से धीरे धीरे अनलॉक की ओर आगे बढ़ेगी। भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो बहुत ही राहत की बात है। पिछले 24 घंटों में महीने भर में लगभग सबसे कम आंकड़े आज ही देखे गए। 24 घंटों के दौरान 2,22,000 ही नए मामले आए और अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 2,67,00,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी 27,16,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4452 लोगों की मौत हुई और उसके बाद भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 3,03,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। तो ये तो रहे आज के कोरोना अपडेट्स और अब अपन नजर डाल लेते हैं कुछ एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबरों पर। तो आपको पता होगा कि CBSE की बोर्ड एग्जाम्स को लेकर कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें यह निर्णय लिया गया दोस्तों कि एक तो 25 मई तक राज्यों से लिखित में सुझाव मांगे हैं। शिक्षा मंत्री निशंक बोले कि छात्रों का भविष्य महत्वपूर्ण है और इसीलिए एग्जाम को रद्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकारों की तरफ से 25 तारीख तक सुझाव मांगे गए हैं और उसके बाद CBSE 12th के एग्जाम को लेकर कोई डिसीजन लेगी। वहीं दिल्ली के डिप्टी CM का कहना है कि पहले बच्चों को वैक्सीन लग जाए उसके बाद ही एग्जाम कराने चाहिए। अब CBSE के 12वीं के परीक्षाओं का क्या होगा, इस पर अंतिम फैसला 30 मई को आएगा। 1 जून से पहले आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से अपडेट। या तो दोस्तों जुलाई में इसकी परीक्षाएं होने की संभावना है या तो एग्जाम रद्द कर दिया जाता है या क्या होता है, जो कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं राजस्थान बोर्ड की परीक्षा जून में कराने की सूचना इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस पर भी शिक्षा विभाग का कहना है कि ऐसा कोई भी प्लान अभी नहीं है। इंटरनेट पर मतलब सोशल मीडिया पर इस तरह का मैसेज वायरल किया जाना कि राजस्थान बोर्ड की 5 जून से परीक्षाएं होंगी, तो इस तरह का दावा फर्जी है। ओके, साथ ही देखिए दोस्तों, 12th बोर्ड एग्जाम पर बैठक में फैसला लिया गया 3 मुख्य सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आगामी बोर्ड परीक्षा JEE मेन, नीट सहित कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर आज बड़े फैसले लिए। एक मीटिंग हुई और मीटिंग खत्म होने के बाद ये डिसीजन लिया गया दोस्तों कि जिन राज्य सरकारों ने 12वीं का एग्जाम कंडक्ट कराने की प्लानिंग कर रखी है ना, वे सिर्फ 20 मुख्य विषयों की ही परीक्षा ले। इंपोर्टेंट सब्जेक्ट की, जैसे कि साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश वगैरह, इन इस तरह के 20 जो मुख्य विषय है ना, उन्हीं की ही परीक्षा ली जाएगी अगर परीक्षा होगी तो भी। वही देखिए, एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट को लेकर निर्देश दिए हैं। OMR सीट भरने की लास्ट डेट को भी बढ़ा दिया। अब स्टूडेंट जो है एग्जाम फॉर्म से संबंधित OMR
उम्मीदवार सीट जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से भर सकते हैं। 10 जून इसकी लास्ट डेट को कर दिया। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया दोस्तों कि अब घर से ही होंगे 12वीं के बोर्ड एग्जाम। इस तरह का नया नियम छत्तीसगढ़ राज्य ने लागू कर दिया। 1 जून से ही 12वीं की परीक्षाएं होगी और सबसे खास बात यह है कि परीक्षाएं घर पर ही होगी। इसके तहत छात्रों को चयनित केंद्रों से प्रश्न पत्र लेने और उन्हें घर ले जाने और 5 दिन के अंदर अंदर आपको उत्तर पुस्तिका जमा कराने की अनुमति दी जाएगी। इस तरह के नए आदेश के द्वारा, नए नियमों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार परीक्षा कंडक्ट कराने जा रही है। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें हैं। वही दोस्तों खबर देखिए, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया कल ही मणिपुर राज्य में 4.3 तीव्रता के साथ। हालांकि अच्छी बात यह कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि फलों का राजा कौन से फल को कहा जाता है। जी हाँ, विच फ्रूट किंग ऑफ द फ्रूट्स। कमेंट करके मुझे बताइए इस वीडियो के नीचे। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, और बाकी ख्याल रखिएगा आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। बिना काम बिल्कुल घर से बाहर मत निकलना, खास करके आप अपने छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चक्रवाती तूफान ताउते के बाद अब देश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है। तूफान यास को लेकर तैयारियों पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी समीक्षा बैठक करने वाले। चक्रवात यास को लेकर 10 बड़े अपडेट आपको दे देते हैं। 24 घंटे में तूफान बंगाल की खाड़ी पहुंचेगा। 26 मई को ओडिशा बंगाल के तटों को पार कर सकता है। तूफान को लेकर पीएम मोदी समीक्षा बैठक भी आज करने वाले हैं और पीएम मोदी NDMA से तैयारियों को जायजा लेंगे कि आखिर क्या तैयारियां की गई हैं, इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं। समीक्षा बैठक की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी उसमें शामिल हो रहे हैं। ओडिशा में NDRF की 22 टीमों को एहतियातन तैनात किया गया है। ओडिशा के CM ने DM और SP को निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं। नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। तूफान के चलते रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला भी लिया है। कितनी गति इसकी होगी, कितनी रफ्तार होगी, किस हद तक ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसके लिए तैयारी पहले से की जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास तौर पर खुद ख्याल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, मौसम विभाग के तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब पीएम मोदी यहां पर बैठक करना शुरू कर चुके हैं यास तूफान पर। प्रधानमंत्री की बेहद अहम बैठक शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, तो अमित शाह भी बैठक का हिस्सा हैं। यास पर प्रधानमंत्री ने जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। चक्रवात पर यह अहम बैठक है। इससे पहले भी तौकते तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद अहम बैठक की थी। बारीकियों से समझने की कोशिश की थी कि यह तूफान कितना घातक हो सकता है, कितनी रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, खास तौर पर जो तटीय राज्य हैं यानी कि बंगाल और उड़ीसा में सीधे माना जा रहा है कि काफी हद तक ये नुकसान पहुंचा सकता है और वहां पर ये बड़े चक्रवात का रूप धारण कर सकता है। तो यास ये चक्रवाती तूफान आने से पहले ही प्रधानमंत्री सतर्क हो चुके हैं। बैठक लगातार जारी है। बैठक का मोटिव यही है कि इसे कंट्रोल रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम जितना नुकसान आशंका जाहिर की जा रही है उसे रोकने की कोशिश जरूर की जा सकती है। अपनी तरफ से तैयारियां की जा सकती हैं। कौन कौन से वो इलाके होंगे जिन्हें खाली कराना बहुत जरूरी होगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं उनके घरों को खाली करवा लिया जाए, महफूज और सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचाया जाए। इसके साथ ही बहरहाल एक और बड़ी खबर है, बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन यास पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। साइक्लोन यास के चक्रवाती तूफान में बदलने का अनुमान जताया गया है। 26 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा से टकराएगा तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है CBI को लेकर। CBI का अगला चीफ चुनने के लिए आज होगी सीक्रेट मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह लेंगे भाग। लेकिन बड़ा सवाल, अगर CBI का चीफ प्रधानमंत्री व गृह मंत्री चुनेंगे तो कैसे होगी निष्पक्ष जांच। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कद्दावर
कद्दावर नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कसा शिकंजा। कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत हुई दर्ज, किसानों को उकसाने का लगा आरोप है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के ऊपर दिया अपना विवादित बयान लिया वापस है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की चिट्ठी के बाद रामदेव ने लिखित में डॉक्टरों से मांगी माफी। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी राज में भारत ने एक बार फिर बनाई शीर्ष 3 देशों के अंदर जगह। भारत में कोरोना से मौतों की तादाद 3 लाख के हुई पार। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत ऐसा तीसरा देश बना। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना महामारी में भाजपा नेता जमीनी स्तर पर हुए गायब है। भाजपा ने कोरोना काल में पार्टी नेताओं के गायब होने के बीच दिया बड़ा आदेश। कहा कि पार्टी नेता जमीन के ऊपर काम करते दिखाई देने चाहिए, अन्यथा नहीं मिलेगा टिकट। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना संकट के बीच 8 जून तक राजस्थान में बड़ा लॉकडाउन है। अशोक गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, इससे पहले दिल्ली व मध्य प्रदेश में बड़ा लॉकडाउन है। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया जा सके और 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है सीबीआई को लेकर। जैन दोस्तों, सीबीआई का अगला चीफ चुनने के लिए आज होगी सीक्रेट मीटिंग। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। लेकिन बड़ा सवाल, अगर सीबीआई का चीफ प्रधानमंत्री व गृह मंत्री चुनेंगे तो कैसे होगी निष्पक्ष जांच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख का पद मार्च महीने से ही रिक्त पड़ा है। सीबीआई चीफ पद से ऋषि कुमार शुक्ला के सेवानिवृत्त होने के बाद से ही केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने नए प्रमुख की तलाश है और सीबीआई के चीफ का यह इंतजार जल्दी ही समाप्त हो सकता है। सीबीआई का नया प्रमुख चुनने के लिए आज यानी 24 मई को बैठक होनी है। आपको बता दें दोस्तों कि इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल होंगे। सीबीआई प्रमुख का चयन करने के लिए होने जा रही इस बैठक में उन नामों के ऊपर चर्चा होगी जो इस पद की रेस में है। बताया जा रहा है कि सीबीआई प्रमुख के लिए जो नाम रेस में है उनमें अंतरिम सीबीआई अध्यक्ष, बीएसएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख राकेश अस्थाना और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के प्रमुख वाईसी मोदी भी शामिल है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर इस प्रकार की जांच एजेंसी के प्रमुख चुनने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जैसे व्यक्ति शामिल होंगे तो क्या इस प्रकार की एजेंसी कभी भी निष्पक्ष जांच कर पाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि जब सीबीआई का प्रमुख चुनेंगे प्रधानमंत्री तो क्या विपक्ष के ऊपर मनमाने तरीके से कार्रवाई नहीं करवाएंगे। आपको बता दें दोस्तों कि यही कारण है कि मोदी सरकार के आने के बाद विपक्षी नेताओं के ऊपर लगातार सीबीआई के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी मिलकर ही सीबीआई के चीफ को चुनती है और वो फिर विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई करते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कमलनाथ को लेकर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कसा शिकंजा। कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में शिकायत हुई दर्ज, किसानों को उकसाने का लगाया गया आरोप है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला आईपीसी की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के तहत दर्ज किया गया है। यह पूरा मामला भ्रामक जानकारी फैलाने के तहत दर्ज किया गया है।
आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा ने क्राइम ब्रांच को इस मामले में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कोरोना को लेकर कहा था कि दुनिया इसे अब इंडियन कोरोना के नाम से जानती है। साथ ही उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो कोरोना महामारी के बीच किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इनके अलावा भाजपा ने आवेदन के अंदर आरोप लगाए थे कि कमलनाथ ने सरकार के ऊपर लाखों लोगों की मौत का आंकड़ा छिपाने के आरोप लगाए थे, जो आपत्तिजनक है। बीजेपी ने यह आवेदन रविवार दोपहर को दिया था, जिसके बाद कल शाम को आवेदन के ऊपर एक्शन लेते हुए कमलनाथ के खिलाफ इन दोनों धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों धाराएं जमानती है, लेकिन मुकदमा तो चलेगा। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले टूल किट मामले में भाजपा नेता संबित पात्रा को रायपुर पुलिस ने नोटिस भेजा था और बताया जा रहा है कि यह नोटिस संबित पात्रा से पूछताछ के लिए जारी किया गया है। नोटिस के अंदर संबित पात्रा को कल यानी रविवार को शाम 4 बजे तक रायपुर के थाना सिविल लाइन के अंदर व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। तो वहीं पर नोटिस का पालन नहीं करने पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए थे, और जिसके चलते अब भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आज की अगली बड़ी खबर है मोदी सरकार को लेकर। जी दोस्तों, मोदी राज में भारत ने एक बार फिर बनाई शीर्ष 3 देशों में जगह। भारत में कोरोना से मौतों की तादाद 3 लाख के पार पहुंची। अमेरिका और ब्राजील के बाद ऐसा कारनामा करने वाला भारत बना तीसरा देश है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 3 लाख के पार कर गया है। यह भारत के अंदर कोरोना से हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा है, जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण जबरदस्त तरीके से बढ़ने के कारण भारत अमेरिका और ब्राजील को पार करते हुए 3 लाख से ज्यादा मौतों के आंकड़े को छू लिया है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के अंदर कोरोना महामारी से मरने वालों की तादाद अगले 4 दिनों के अंदर 4 लाख के पार कर जाएगी। भारत के अंदर प्रतिदिन 4000 से लेकर 5000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये मौतें सिर्फ कागजी मौतें हैं। अगर धरातल के ऊपर देखें तो भारत के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों कि दूसरी तरफ है कोरोना महामारी में भाजपा नेता जमीनी स्तर से हुए गायब है। भाजपा ने कोरोना काल में पार्टी नेताओं के गायब होने के बीच दिया बड़ा आदेश है। कहा कि पार्टी नेता जमीनी स्तर के ऊपर काम करते हुए दिखाई देने चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को कोरोना की इस दूसरी लहर के दौरान पीड़ित लोगों के दुख दर्द बांटने को और सेवा करने की बात याद दिलाई है। ऐसा करते हुए जमीनी स्तर के ऊपर काम करने की नसीहत भी दी है। दरअसल पार्टी नेता दूसरी लहर के दौरान गायब होने को लेकर चारों तरफ आलोचना झेल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी इस खामी को दूर करने की कवायद में जुट गई है। बीजेपी शासित सभी राज्यों को पत्र लिखते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 7 साल पूरे होने के लिए इस कार्यक्रम को जश्न से बचा जाए। इनके अलावा जमीनी स्तर के ऊपर कार्य किया जाए। नड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता खुद को समाज की सेवा के प्रति समर्पित करे। उन्होंने कहा कि हमें जनता का आभारी होना चाहिए जिसने हमें 7 साल सेवा करने का मौका दिया। बीजेपी शासित राज्य 7वीं वर्षगांठ के मौके पर एक योजना लॉन्च करेंगे ताकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों की मदद की जा सके, और इसका ब्यौरा जल्दी सार्वजनिक किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि नड्डा ने कहा कि जिन बच्चों ने कोरोना काल में अपने दोनों अभिभावकों को खो दिया है, उनके साथ खड़े हो उनकी सुरक्षित भविष्य के लिए सभी जरूरी मदद पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। विचार है कि सभी बीजेपी शासित राज्य एक साथ कार्यक्रम लॉन्च करें, और जब बीजेपी की केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होंगे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तो काते के बाद यास चक्रवात का खतरा, पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, नेवी आर्मी दोनों तैनात। दिल्ली में 3 दिन तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट, हरियाणा राजस्थान में बारिश। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ मई की भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में 24 मई को भी बारिश का पूर्वानुमान है।
दिल्ली एनसीआर में सुबह से धुंध छाई रही, जिसकी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली से सटे हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। हरियाणा और राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच रविवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। नारनौल, बावल, फतेहाबाद, कोटपुतली, राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में रविवार भी मौसम सुहावना रहा। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवाओं के बीच गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा था। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हालांकि रविवार सुबह के समय तेज हवाओं और धूलभरी आंधी के कारण कई जगह विजिबिलिटी भी कम रही। वहीं इससे भी बड़ी खबर तो यह है कि तौकते तूफान के पश्चिम भारत में कहर मचाने के बाद पूर्वी भारत में यास चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके 26 मई 2021 को भारत के पूर्वी तट ओडिशा और सुंदरबन से टकराने की आशंका है। इस बीच चक्रवात यास की आहट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। मौसम विभाग का पूरा अनुमान है कि इस बीच हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। तटवर्ती जिलों में तूफान आंधी आने का अनुमान है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रतिनिधियों, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव बैठक में शामिल रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बीच संभावित यास चक्रवाती तूफान को देखते हुए इंडियन आर्मी ने टास्क फोर्स को उड़ीसा और बंगाल में तैनात कर दिया है। वहीं नेवी ने भी तूफान के खतरे से निपटने के लिए राहत और बचाव की 8 टीमों और गोताखोरों की 4 टीमों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS रजाली को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। नवीन पटनायक सरकार ने खतरे को देखते हुए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 22 सदस्यीय टीम को तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे यह तूफान आ रहा है। शुक्रवार 21 मई 2021 को मौसम विभाग ने इस तूफान के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की भविष्यवाणी की थी। इस बीच NDRF के DG सत्य प्रधान ने जानकारी दी है कि यास तूफान के मद्देनजर NDRF की 18 टीमों को ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रापाड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर और मयूरभंज में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा टीमों को स्टैंड बाय भी रखा गया है। IMD भुवनेश्वर के उपनिदेशक ने यास तूफान को लेकर कहा है कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। चक्रवाती तूफान 24 मई तक तेज होगा और 26 मई को उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते रेल यात्रियों की संख्या में आई कमी के चलते भारतीय रेलवे ने काफी संख्या में ट्रेनों के परिचालन को या तो रद्द कर दिया है या फिर उनके फेरों में कमी कर दी है। अब चक्रवाती तूफान यास की आशंका के कारण एक बार फिर रेलवे ने 10 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के CPRO राजेश कुमार ने यह जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान यास की आशंका के मद्देनजर भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। अस्थायी रूप से कैंसिल हुई ट्रेनों में पटना, मुजफ्फरनगर तथा जयनगर से खुलने पहुंचने वाली 3 जोड़ी और पूर्व मध्य रेल के कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि स्टेशनों से होकर नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल को जाने आने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में फिर बड़ा लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा जारी। केजरीवाल बोले युद्ध अभी बाकी है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर कम हुई है। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के संशय अब समाप्त हो गए हैं। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे 1 और हफ्ते तक लागू रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला जारी रहा और हालात सुधरते दिखे तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि 18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले सीएम ने इसे 1 और हफ्ते के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी। आज कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि रविवार को पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए हैं। केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। इसी बीच उन्होंने महामारी के दौरान डटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्स पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमने अपने कई डॉक्टर्स को खोया भी है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी बाकी है, अभी भी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की।
कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हुई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए रविवार को केंद्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा दिए गए दोनों ऑप्शंस उन्हें ठीक नहीं लगे। 12वीं के छात्रों को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही पास किया जाए। उन्होंने कहा कि देश को कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा चुकी है और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में हमें एक अभिभावक की तरह सोचना चाहिए और परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। संभव है कि बोर्ड केवल महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करे। इस प्लान के अनुसार परीक्षाएं कम समय में पूरी हो सकेंगी और समय से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। लगभग 20 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए एग्जाम आयोजित कराए जा सकते हैं। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी शामिल हैं। बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही एनटीए नीट, जी मेन 2021 तथा अन्य एंट्रेंस एग्जाम पर भी फैसला संभव है। बैठक में कोरोना सावधानियों पर विचार किया जा सकता है ताकि एग्जाम सेंटर कोरोना हॉटस्पॉट न बन पाए। परीक्षाएं जून जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं। दूसरी ओर मोदी जी के साथ मीटिंग में सभी राज्यों के मंत्रियों ने परीक्षा रद्द करने की सलाह दी है। छात्र लंबे समय से बोर्ड से एग्जाम रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि महामारी के समय में परीक्षा आयोजित करने से छात्रों को संक्रमण का खतरा है और वर्तमान परिस्थितियों में छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। सीबीएसई बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सतर्क रहे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं और न ही आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय हो सका है। रविवार को हुई उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने 12वीं कक्षा की सीबीएसई और अन्य राज्य बोर्डों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर चर्चा की है और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं पर भी विमर्श किया है। परीक्षा की प्रक्रिया, अवधि और समय पर आम सहमति थी। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है। जहां एक और देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इम्तिहान रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं हजारों छात्र और अभिभावक 12वीं बोर्ड समेत अन्य प्रस्तावित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अधिकतर राज्य और केंद्र सरकार का रुख परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में है। इस बीच रविवार की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि वे परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय के करीब हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी, बैठक अत्यंत उपयोगी थी क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए थे। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है कि हम कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक सूचित सहयोगात्मक निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे और अपने अंतिम निर्णय के बारे में उन्हें जल्द से जल्द सूचित करके छात्रों और अभिभावकों के मन की अनिश्चितता को दूर करेंगे। अगर आप भी यही चाहते हैं कि बच्चों की सभी परीक्षाएं मोदी सरकार को रद्द कर देनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के मेरा भारत कोविड और इंडियन कोरोना जैसे शब्दों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर संकट के समय घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है। शिवराज सिंह चौहान ने बोला है कि कोरोना संकट के बीच कांग्रेस की ओछी राजनीति लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि किस तरह का ओछा बयान देने वाले नेता के खिलाफ वह कोई कार्रवाई करेंगी। शिवराज सिंह ने सवाल किया कि क्या यह बयान देशद्रोही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी दिन रात कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए चैन की सांस नहीं ले रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी कि संकट के इस समय में कम से कम देश एक होगा और राजनीतिक दल इसे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता कमलनाथ के इंडियन कोरोना वाले बयान को मनोबल तोड़ने वाला बताते हुए कहा है कि उन्हें इससे काफी तकलीफ हुई है। सीएम ने कहा कि मेरा भारत कोविड और इंडियन कोरोना जैसे बयान, क्या ऐसा करना कांग्रेस को शोभा देता है? क्या ये कमलनाथ को शोभा देता है? क्या सोनिया गांधी को ये शोभा देता है? मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कमलनाथ के इस बयान से क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों का मनोबल नहीं टूटेगा, उनके सम्मान को ठेस नहीं लगेगी। कमलनाथ मुख्यमंत्री रहने के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, फिर भी ऐसा घटिया व्यवहार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी सीएम कमलनाथ ने कहा था कि दुनिया भर में देश की पहचान इंडियन कोरोना से बन गई है। इसकी शुरुआत चीनी कोरोना से हुई थी, लेकिन अब यह इंडियन वेरिएंट कोरोना है। आज भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट से डरते हैं। ये कौन सा टूल किट है? हमारे वैज्ञानिक इसे इंडियन वेरिएंट कह रहे हैं, सिर्फ बीजेपी के सलाहकार ही नहीं मान रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की।
कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को विपक्षी दलों ने एक बार फिर से अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस समेत 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम के ताजा फैसले का समर्थन किया है। कोरोना संकट के बीच संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की बात कह रही है। इस दिन किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। 12 विपक्षी दलों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में जो ताजा बयान जारी किया गया है उसमें 12 मई को लिखे गए पत्र का भी जिक्र है। इसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई थी। कहा गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। इससे आंदोलन कर रहे किसान सीमाओं से लौट जाएंगे। इससे लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है। जिन 12 विपक्षी पार्टियों ने पत्र जारी करके संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन किया है उनके नाम इस प्रकार से हैं: सोनिया गांधी कांग्रेस, एच.डी. देवेगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, M.K. स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी। इन 12 के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन किया है। इन सभी पार्टियों ने मांग उठाई है कि किसान संगठन संघ सरकार को फिर से बातचीत करनी चाहिए। कोरोना लॉकडाउन के बीच भी हजारों किसान आज रविवार को हरियाणा की करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वे 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। इसी के साथ पंजाब के संगरूर से भी कई लोगों के दिल्ली के लिए रवाना होने की खबरें सामने आई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इजरायल और फिलिस्तीन में हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तुर्की, ईरान जैसे देश भी नाराज हो सकते हैं। करीब 1 दशक के बाद यानी कि 10 साल के बाद बांग्लादेश ने इजरायल पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। इससे पहले बांग्लादेश ने इजरायल की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इजरायल और हमास में बड़े तनाव के बीच यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। इजरायल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे ढाका और तेल अवीव के बीच संबंध सुधरेंगे। इससे पहले बांग्लादेशी पासपोर्ट पर लिखा हुआ था इजरायल को छोड़कर यह पासपोर्ट सभी देशों में मान्य होगा, मगर सरकार ने शनिवार को इस शर्त को भी हटा दिया है। बांग्लादेश के नागरिक अब इजरायल की यात्रा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश ने इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। इजरायल ने बांग्लादेश के इस फैसले का स्वागत किया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक गिलाद गोहेन ने कहा है कि अच्छी खबर, बांग्लादेश ने इजरायल पर लगा ट्रैवल बैन हटा दिया है। ये एक अच्छा कदम है और मैं बांग्लादेशी सरकार को आगे बढ़कर दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित करने को कहूंगा। इससे दोनों ही देशों के नागरिकों का भला होगा। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा है कि वे कुछ बदलाव करने में लगे हैं ताकि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरे। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच 80 साल से चले आ रहे संघर्ष में बांग्लादेश ने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया है। वे कभी भी इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देता था। इस वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध नहीं थे। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने हालांकि स्पष्ट किया है कि उनके रुख में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। वह इजरायल के समर्थन में नहीं है। इजरायल ने पिछले साल भी कई मुस्लिम देशों जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ अपने संबंध अच्छे किए हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कनाडा ने कोविड-19 के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध को 21 जून तक एक और महीने के लिए बढ़ा दिया है। आवश्यक सामान जैसे कि वैक्सीन और निजी सुरक्षा उपकरण की आवाजाही के लिए मालवाहक विमानों को आने की अनुमति दी जाएगी। खबर के अनुसार दोनों देशों से आने वाले सीधे विमानों पर रोक के बावजूद भारत या पाकिस्तान से यात्री तीसरे देश से यात्रा करते हुए कनाडा आ सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए योगी सरकार ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू 31 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू से कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने और इसके नियंत्रण में काफी मदद मिल रही है। इससे पहले 24 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया था। इसके साथ ही सीएम ने 1 जून से प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को टीम 9 की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के कारण सक्रिय केस लगातार कम हो रहे हैं। इसके सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इसे और बढ़ाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियां, मेडिकल संबंधी कार्य, आवश्यक अनिवार्य सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। प्रदेश में 1 जून से सभी 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 09 के साथ हुई बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए 23 जिलों में ही टीकाकरण की व्यवस्था थी। अब इसे सभी जिलों में बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा है कि कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाना बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश के 23 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। अब अगले चरण में आगामी 1 जून से सभी जिला मुख्यालयों पर इस आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिन जिलों में संक्रमण अधिक है उनके ग्रामीण के क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन करवाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश में 1 मई को 7 जिलों से 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ था। इसके बाद दूसरे चरण में 17 मई से इसे बढ़ाकर 23 जिलों तक कर दिया गया था। अब 1 जून से पूरे प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीका लग सकेगा।
कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क है। दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर नाराजगी जताते उन्होंने कहा, कालाबाजारी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। पहले FIR होगी, अगर इससे बात न बनी तो इनकी संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। अफसरों को भी चेतावनी दी गई है कि जिस जिले में ज्यादा कालाबाजारी हुई है वहाँ के अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया है। यहाँ कोर्ट ने पुलिस को सुशील को 6 दिन के रिमांड को मंजूरी दे दी है। पुलिस को सुशील के साथ गिरफ्तार किए गए उसके साथ ही अजय का भी 6 दिन का रिमांड मिला है। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार का 12 दिन का रिमांड मांगा था। इसके बाद कोर्ट ने आधे घंटे के लिए ऑर्डर रिजर्व किया। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की मांग करते हुए दलील दी कि सुशील को छत्रसाल स्टेडियम लेकर जाना है और CCTV फुटेज भी देखना है। पुलिस ने कहा कि घटना के दिन सुशील कुमार ने जो कपड़े पहने थे वो भी रिकवर करने बाकी है। इसी के साथ मर्डर में इस्तेमाल किए गए वेपन को भी रिकवर करना है। साथ ही जिस कार में मृतक को ले जाया गया था वो भी बरामद करनी है। सुशील से इस बात को लेकर भी पूछताछ करनी है, कौन कौन लोग घटना के समय मौके पर मौजूद थे, उनकी पहचान भी करनी है। इसी के साथ पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जिस मोबाइल में क्लिप मिली है उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है। स्थानीय पुलिस को सुशील से लंबी पूछताछ करनी है। मामले में असौदा गैंग की बात सामने आई है, इसीलिए हर शख्स की पहचान करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। तो काते के बाद यास चक्रवात का खतरा, PM मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, नेवी आर्मी दोनों तैनात। दिल्ली में 3 दिन तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट। हरियाणा राजस्थान में बारिश। जी हां, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ मई की भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में 24 मई को भी बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली NCR में सुबह से धुंध छाई रही, जिसकी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली से सटे हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। हरियाणा और राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच रविवार को हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। नारनौल, बावल, फतेहाबाद, कोटपुतली, राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में रविवार भी मौसम सुहावना रहा। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और हवाओं के बीच गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा था। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। हालांकि रविवार सुबह के समय तेज हवाओं और धूलभरी आंधी के कारण कई जगह विजिबिलिटी भी कम रही। वहीं इससे भी बड़ी खबर तो यह है कि तौकते तूफान के पश्चिम भारत में कहर मचाने के बाद पूर्वी भारत में यास चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके 26 मई 2021 को भारत के पूर्वी तट ओडिशा और सुंदरबन से टकराने की आशंका है। इस बीच चक्रवात यास की आहट को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस बीच हवा की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना है। तटवर्ती जिलों में तूफान आंधी आने का अनुमान है। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के प्रतिनिधियों, दूरसंचार, बिजली, नागरिक उड्डयन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयों के सचिव बैठक में शामिल रहे। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बीच संभावित यास चक्रवाती तूफान को देखते हुए इंडियन आर्मी ने टास्क फोर्स को उड़ीसा और बंगाल में तैनात कर दिया है। वहीं नेवी ने भी तूफान के खतरे से निपटने के लिए राहत और बचाव की 8 टीमों और गोताखोरों की 4 टीमों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिया है। इसके अलावा विशाखापत्तनम में INS डेगा, चेन्नई में INS रजाली को भी मोर्चे पर तैनात कर दिया गया है। नवीन पटनायक सरकार ने खतरे को देखते हुए ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 22 सदस्यीय टीम को तैनात कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे यह तूफान आ रहा है। शुक्रवार 21 मई 2021 को मौसम विभाग ने इस तूफान के बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की भविष्यवाणी की थी। इस बीच NDRF के DG सत्य प्रधान ने जानकारी दी है कि यास तूफान के मद्देनजर NDRF की 18 टीमों को ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रापाड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर और मयूरभंज में तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा टीमों को स्टैंड बाय भी रखा गया है। IMD भुवनेश्वर के उप निदेशक ने यास तूफान को लेकर कहा है कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 12 घंटों के दौरान इसके उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। चक्रवाती तूफान 24 मई तक तेज होगा और 26 मई को उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट पर पहुंचेगा। आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते रेल यात्रियों की संख्या में आई कमी के चलते भारतीय रेलवे ने काफी संख्या में ट्रेनों के परिचालन को या तो रद्द कर दिया है या फिर उनके फेरों में कमी कर दी है। अब चक्रवाती तूफान यास की आशंका के कारण एक बार फिर रेलवे ने 10 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है।
पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के CPRO राजेश कुमार ने यह जानकारी दी है कि चक्रवाती तूफान यास की आशंका के मद्देनजर भुवनेश्वर, पुरी, यशवंतपुर आदि स्टेशनों से चलने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है। अस्थायी रूप से कैंसिल हुई ट्रेनों में पटना, मुजफ्फरनगर तथा जयनगर से खुलने पहुंचने वाली 3 जोड़ी और पूर्व मध्य रेल के कोडरमा, गया, सासाराम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आदि स्टेशनों से होकर नई दिल्ली आनंद विहार टर्मिनल को जाने आने वाली 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। CBSE बोर्ड 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सतर्क रहे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहे, क्योंकि अभी उनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं और न ही आधिकारिक तौर पर कोई निर्णय हो सका है। रविवार को हुई उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हमने 12वीं कक्षा की CBSE और अन्य राज्य बोर्डों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर चर्चा की है और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं पर भी विमर्श किया है। परीक्षा की प्रक्रिया, अवधि और समय पर आम सहमति थी। परीक्षाओं के आयोजन को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 25 मई तक लिखित में अपनी प्रतिक्रिया भेजेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उन सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अंतिम निर्णय लेगा। शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकता सभी परीक्षाओं को सुरक्षित माहौल में कराना है। जहां एक और देश भर में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच इम्तिहान रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं हजारों छात्र और अभिभावक 12वीं बोर्ड समेत अन्य प्रस्तावित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं अधिकतर राज्य और केंद्र सरकार का रुख परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में है। इस बीच रविवार की बैठक के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके बताया है कि वे परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय के करीब हैं। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल्पना की थी, बैठक अत्यंत उपयोगी थी क्योंकि हमें अत्यधिक मूल्यवान सुझाव प्राप्त हुए थे। मैंने राज्य सरकारों से 25 मई तक अपने विस्तृत सुझाव मुझे भेजने का अनुरोध किया है। मुझे विश्वास है कि हम कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में एक सूचित सहयोगात्मक निर्णय पर पहुंचने में सक्षम होंगे और अपने अंतिम निर्णय के बारे में उन्हें जल्द से जल्द सूचित करके छात्रों और अभिभावकों के मन की अनिश्चितता को दूर करेंगे। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में फिर बड़ा लॉकडाउन 31 मई तक रहेगा जारी, केजरीवाल बोले युद्ध अभी बाकी है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले और संक्रमण दर कम हुई है। वहीं घटती संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या खत्म करने के संशय अब समाप्त हो गए हैं। रविवार को केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे एक और हफ्ते तक लागू रहने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली में 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला जारी रहा और हालात सुधरते दिखे तो 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि 18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले सीएम ने इसे एक और हफ्ते के लिए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से कोरोना की लहर कमजोर होती नजर आ रही है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर पहुंच गई थी। आज कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि रविवार को पिछले 24 घंटे में 1600 केस सामने आए हैं। केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की बहुत कमी है, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। इसी बीच उन्होंने महामारी के दौरान डटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और नर्स पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमने अपने कई डॉक्टर्स को खोया भी है। उन्होंने कहा कि युद्ध अभी बाकी है, अभी भी 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना संक्रमण के चलते स्थगित हुई CBSE ICSE बोर्ड परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए रविवार को केंद्रीय मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा दिए गए दोनों ऑप्शंस उन्हें ठीक नहीं लगे। 12वीं के छात्रों को पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही पास किया जाए। उन्होंने कहा कि देश को कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी जा चुकी है और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। ऐसे में हमें एक अभिभावक की तरह सोचना चाहिए और परीक्षा रद्द कर देनी चाहिए। संभव है कि बोर्ड केवल महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करे। इस प्लान के अनुसार परीक्षाएं कम समय में पूरी हो सकेंगी और समय से रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। लगभग 20 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए एग्जाम आयोजित कराए जा सकते हैं। इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, भूगोल, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी शामिल हैं। बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही NTA नीट, जी मेन 2021 तथा अन्य एंट्रेंस एग्जाम पर भी फैसला संभव है। बैठक में कोरोना सावधानियों पर विचार किया जा सकता है ताकि एग्जाम सेंटर कोरोना हॉटस्पॉट न बन पाए। परीक्षाएं जून जुलाई में आयोजित की जा सकती हैं। दूसरी ओर मोदी जी के साथ मीटिंग में सभी राज्यों के मंत्रियों ने परीक्षा रद्द करने की सलाह दी है। छात्र लंबे समय से बोर्ड से एग्जाम रद्द करने की मांग उठा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि महामारी के समय में परीक्षा आयोजित करने से छात्रों को संक्रमण का खतरा है और वर्तमान परिस्थितियों में छात्र मानसिक रूप से भी परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। अगर आप भी यही चाहते हैं कि बच्चों की सभी परीक्षाएं मोदी सरकार को रद्द कर देनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।
आइए दोस्तों, राजस्थान को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है। राजस्थान सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि फिर बढ़ा दी है। सरकार ने इस बार 8 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जिसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए इस पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने राज्य में लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने का सुझाव दिया था, जिसके बाद इस पर अमल करते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार 2 दिनों से लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा कर रही थी और ऐसे में राजस्थान की गहलोत सरकार ने 8 जून तक के लिए राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में एक नई एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार राज्य में 24 मई से 8 जून की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा विवाह समारोह पर लगी पाबंदियां 30 जून तक जारी रहेगी, यानी कि राज्य में 30 जून तक कोई भी शादी समारोह नहीं हो पाएंगे। नए गाइडलाइंस के मुताबिक आवश्यक सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन इसके अलावा बाजार खोले जाने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क के जाने पर जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पाए जाने पर अब 500 रुपए नहीं बल्कि 1000 रुपए देने होंगे। राजस्थान में 24 मई की प्रातः 5 बजे से 8 जून की प्रातः 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रहेंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 30 जून तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे और इसकी भी सूचना वेबसाइट पर देनी होगी। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। साथ ही पहले जो पाबंदियां लग रही थी गांव से शहर, शहर से गांव वगैरह जाने में, उसमें भी पाबंदियां लगातार बनी रहेगी। ई मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक कार्य कर सकेंगे। डेयरी एवं दूध की दुकानें हर रोज सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक अनुमत होगी। राशन की दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक और मेडिकल की दुकानें प्रतिदिन 24 घंटे खोली जा सकेगी। फल सब्जी के ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाम 5 बजे तक अनुमत रहेगा। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। और विस्तार से जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग जान गए होंगे कि राजस्थान में 24 मई से 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लागू रहेगा। हर तरह के काम की खबर और ताजा जानकारी का अपडेट देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे स्मार्ट गाइड पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज 24 मई 2021 सोमवार का दिन हो गया है। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरों का अपडेट आ चुका है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। सरकार की ओर से नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान के बारे में जानकारियां लेंगे। लॉकडाउन को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। साइक्लोन यास को लेकर भी बड़ी खबर है। IMD की ओर से अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली लॉकडाउन, राजस्थान लॉकडाउन और हरियाणा लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट खबरें आई है। CBSE 12th एग्जाम को लेकर बड़ी खबर देखेंगे। वायरस महामारी को लेकर भी अपडेट खबरें आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है। हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए इस वीडियो पर एक लाइक का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर करते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर चक्रवाती तूफान को लेकर। यास चक्रवात को लेकर अपडेट खबर आई है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सशस्त्र बलों ने NDRF के 950 जवानों को एयरलिफ्ट किया है। 26 हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। यास तूफान पर IMD का अलर्ट भी जारी हुआ है। ताउते तूफान के बाद अब देश पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में रविवार को निम्न दबाव का क्षेत्र बना है और ये उड़ीसा के बालासोर और बंगाल के दीघा से 700 किलोमीटर की दूरी पर है और उम्मीद की जा रही है कि 24 मई तक ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। 25 मई को बंगाल के मेदिनीपुर, 24 को परगना और हुगली में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है और इसके बाद 26 मई को नादिया, बर्धमान, बांकुरा, पुरुलिया और बीरभूम में भारी बरसात हो सकती है। यास तूफान उत्तरी उड़ीसा के पारादीप और पश्चिम बंगाल के सागर आइलैंड के बीच से गुजरने की उम्मीद है और यहाँ से गुजरते वक्त इस चक्रवाती तूफान की जो गति है वो 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। ये पिछले ताउते तूफान के और अम्फान के जैसे ही होगा। ये तूफान 26 मई को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स समेत 14 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तूफान से निपटने की तैयारियों का रिव्यू किया गया। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक चक्रवात यास के उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और ये 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और फिर अगले 24 घंटों में बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। 26 मई को पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। बंगाल और उड़ीसा पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर है, डॉक्टर हर्षवर्धन के खत के बाद योग गुरु रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया है। योग गुरु रामदेव ने बढ़ते विवाद के बीच एलोपैथी डॉक्टरों पर दिया गया अपना
बयान वापस ले लिया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने डॉक्टर हर्षवर्धन के चिट्ठी पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपका पत्र प्राप्त हुआ। उसके संदर्भ में चिकित्सा पद्धतियों के संघर्ष के इस पूरे विवाद को खेदपूर्वक विराम देते हुए मैं अपना वक्तव्य वापस लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है परीक्षार्थियों के लिए। सीबीएसई के लाखों विद्यार्थी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। 12वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही स्टूडेंट को अंतिम निर्णय के बारे में बताया जाएगा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा कब होगी, इसका फैसला जल्द ही हो जाएगा। फिलहाल परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। केंद्रीय मंत्रियों ने 12वीं बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक की थी और इस मीटिंग में 4 केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। जिस तरह से खबरें चल रही है उसके अनुसार फिलहाल ये तय नहीं हो पाया कि ये परीक्षाएं होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो विद्यार्थियों को कुछ दिनों पहले ही अवगत करा दिया जाएगा। खबर है कि 1 जून को शिक्षा मंत्री परीक्षाओं को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत विकसित कर रहा है ज्यादा असरदार और अनुकूल कोरोना वैक्सीन, करना होगा थोड़ा इंतजार। IISc के मोलिकुलर बायोप्सिस यूनिट के वैज्ञानिकों का यह दावा है कि उन्होंने ऐसे अणुओं की पहचान कर ली है जो कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं और ये अणु न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज की अच्छी मात्रा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं और ऐसे में इनका असर भी भारत में पहले से मौजूद वैक्सीन की तुलना में काफी ज्यादा होगा। खबर आ रही है कि जो नई वैक्सीन आएगी उसमें 8 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करने की क्षमता होगी। इस तरह की नई वैक्सीन पर काम चल रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर अपडेट आ चुका है। केजरीवाल सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया है। अब 31 मई तक पाबंदियां जारी रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की ये लहर कमजोर होती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाने का निर्णय लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। अब 31 मई की सुबह 5 बजे तक पाबंदियां लागू रहेगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मामले घटने का सिलसिला इसी तरह से अगले 1 हफ्ते तक भी जारी रहा तो 31 मई से हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन का अच्छा असर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। कोरोना संकट के बीच 8 जून तक राजस्थान में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। राजस्थान में कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन को बढ़ाने का आदेश जारी हो गया है। राजस्थान में अब 8 जून तक लॉकडाउन लागू रहेगा। लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस बार राज्य में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन होगा। राजस्थान में 24 मई की सुबह 5 बजे से 8 जून की सुबह 5 बजे तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लागू होगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए भी कर दी गई है। साथ ही राजस्थान में विवाह समारोह 30 जून 2021 तक स्थगित रखे जाएंगे। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। साथ ही राजस्थान को लेकर एक और अपडेट खबर आई है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज और दवाइयों के बाद जांच की दरें तय की है। आदेश जारी हो गया है। राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज और दवाओं के बाद जांचों की दरों का भी निर्धारण कर दिया है। निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस और कोविड संबंधी जांचों की दरें निर्धारित। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अधिकृत अस्पताल भी 20 से बढ़कर 25 कर दिए गए हैं। रेटों का निर्धारण कर दिया है। अधिक राशि वसूलने वालों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोरोना महामारी से जंग। हरियाणा में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ओड इवन आधार पर दुकानें खुलेंगी। शॉपिंग मॉल खोलने की भी अनुमति नहीं है। हरियाणा में भी 21 दिन से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 31 मई तक के लिए पाबंदियां जारी रहेगी। और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, कोरोना के बीच कंपनी का बड़ा ऐलान। कर्मचारियों की मौत के बाद भी 60 साल तक पूरा वेतन मिलेगा। आवास, मेडिकल और बच्चों की पढ़ाई फ्री मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं और इस दौर में हर कोई समझ रहा है कि अपने को खोने का गम क्या होता है। खास करके घर में कमाने वाले की अगर जान चली जाती है तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, बेटी बेटों की शादियों का खर्च कहां से आएगा, ऐसे कई तरह के सवाल परिवार की चिंता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। केंद्र या राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद परिवार को पेंशन देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों की सुधि कौन लेता है। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी ने एक बड़ा ऐलान किया है। टाटा स्टील कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच भी कर्मचारी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। कई कर्मचारियों की जानें भी गई हैं और ऐसे में कंपनी ने अब ये कहा है कि कर्मचारी की मौत के बाद भी सर्विस के 60 साल पूरे होने तक परिवार को पूरी सैलरी दी जाएगी। इसके साथ ही आवास और मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी और यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी कंपनी उठाएगी। फ्री मेडिकल, आवास, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्च कंपनी की ओर से दिया जाएगा। कर्मचारियों के हित में टाटा ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने स्कूलों को दिए 1 महीने का वक्त। फीस समेत हर जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। सीबीएसई ने स्कूलों के लिए फीस सहित सभी जानकारियों को स्कूल वेबसाइट पर अपलोड करना अब अनिवार्य कर दिया है। स्कूल की वेबसाइट के होम पेज पर ही मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर यानी अनिवार्य सार्वजनिक प्रकटीकरण के अंतर्गत सूचनाएं अपलोड करना होगा। 5 मार्च को जारी फॉर्मेट और 21 मई को जारी सर्कुलर के मुताबिक
हर स्कूल को ये जानकारी 1 महीने के अंदर वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी है। जिन स्कूलों ने अधूरी जानकारियां अपलोड की हैं वे भी पूरी जानकारियां अपलोड करें और आसानी से दिखे इस तरह की डिस्प्ले करें। कौन कौन सी जानकारियां अपलोड करना जरूरी होगा आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में 1 जून से वैक्सीनेशन को अभियान का रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून से वैक्सीनेशन को अभियान का रूप देंगे। इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को सहयोग लेंगे। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ई कोर्ट मोबाइल मैनुअल ऐप। हिंदी और अंग्रेजी समेत 14 भाषाओं में उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने अपनी मुफ्त ई कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। इस एप्लीकेशन को 57 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। ई कोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे विभिन्न केस को केस नंबर, CNR नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी के नाम, FIR नंबर अथवा अधिवक्ता का विवरण, अधिनियम आदि के जरिए सर्च कर सकते हैं। बड़ी खबर आई है झारखंड कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है। कोरोना महामारी को लेकर महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कोरोना महामारी के बीच ही सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक होगी। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में यूपी समेत इन 4 राज्यों से बसों की आवाजाही पर अब 31 मई तक रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होती जा रही है और इस रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र से बसों और अन्य परिवहन सेवा पर रोक और बढ़ा दी है। ये रोक अब 31 मई तक रहेगी और इस संबंध में परिवहन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी आज वाराणसी में तीसरी लहर की व्यवस्थाओं को परखेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की दूसरी लहर के बीच तीसरी बार वाराणसी का दौरा करने आ रहे हैं, जबकि इस महीने में 15 दिन में उनका ये दूसरा दौरा बताया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 जून से यूपी के सभी जिलों में 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 जून से प्रदेश के सभी 75 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग वाले लोगों के लिए टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के दौर में महिला फुटबॉलर ईंट भट्टे में मजदूरी करने को मजबूर। इस तरह से वायरल खबर आप लोगों ने भी कल और परसों में देखी होगी। आर्थिक तंगी के बाद भी संगीता सोरेन ने फुटबॉल के सपने को नहीं छोड़ा और वे नियमित रूप से पास के मैदान में अभ्यास करती हैं। संगीता के पिता नेत्रहीन है और उनका बड़ा भाई रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय टीम को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी झारखंड की महिला फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को अपना गुजारा करने के लिए ईंट भट्टे में काम करना पड़ रहा है। और ऐसे में मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद केंद्रीय खेल मंत्रालय भी हरकत में आ गया। आप देख सकते हैं खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पिछले साल राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनने के बाद कोरोना वायरस महामारी के दौरान परिवार के समर्थन के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने को मजबूर हुई। ये झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी संगीता सोरेन को उनका विभाग जल्द ही आर्थिक मदद मुहैया कराएगा। किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जल्द ही वित्तीय सहायता दी जाएगी। खिलाड़ियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर झारखंड को लेकर आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने 12वीं की परीक्षा पर झारखंड के छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से सलाह मांगी है। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्विटर पर अपने सुझाव भी दिए हैं, जिसमें अधिकांश लोगों का सुझाव परीक्षा स्थगित करने की है। लोगों का यह कहना है कि महामारी के बीच परीक्षा का आयोजन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। कई बच्चे ऐसे हैं जो संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चा करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। सोनिया, पवार सहित 12 दलों के नेताओं ने समर्थन किया है। खबर है कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। देश के 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसानों के देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, ये तकनीक सिर्फ कैंसर वाली कोशिकाओं को ही करेगी खत्म। कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके जरिए शरीर में मौजूद कैंसर वाली कोशिकाओं को ढूंढकर मारने में अब कोई चूक नहीं होगी। खास बात यह है कि शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। अब तक कैंसर के इलाज के लिए दी जाने वाली कीमोथेरेपी से जो नुकसान होता था वह इस तकनीक से नहीं होगा। भोपाल स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान आईसर के वैज्ञानिकों ने करीब 10 साल के शोध के बाद ये कामयाबी हासिल की है। हालांकि अभी भी इस तकनीक को कई तरह के ट्रायल से गुजरना है और फिर उन ट्रायल में खरा उतरने के बाद ये दवा बाजार में आ जाएगी। लेकिन वैज्ञानिकों के इस तकनीक को पेटेंट हासिल हो गया है, अमेरिका जर्नल में प्रकाशित है और पेटेंट भी मिल गया है। दुनिया भर में वर्षों से जारी शोध के बीच आईसर के बायोलॉजिकल साइंस और केमिस्ट्री विभाग के वैज्ञानिकों को आशा की एक किरण दिखी है और 10 वर्षों की मेहनत अब रंग लाने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, एप्पल कंपनी बहुत ही जल्द नया आईपॉड टच लॉन्च करने वाली है। बताया जा रहा है कि इस आईपॉड को कंपनी ने आईफोन 12 का डिजाइन दिया है। साथ ही कुछ आईफोन 12 के लेटेस्ट फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप बहुत ही जल्द चैट हिस्ट्री माइग्रेशन टूल को रोल आउट करने जा रहा है। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके पूरा होते ही कंपनी नया अपडेट जारी कर देगी और इस फीचर की मदद से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को किसी दूसरे फोन नंबर पर भी
इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही पुराने नंबर पर हुई व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को भी नए नंबर पर ट्रांसफर कर सकेंगे। इस तरह का ये फीचर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षाएं 1 जून से। घर पर बैठकर कॉफी लिखेंगे छात्र। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 जून से होगी। छात्र घर से परीक्षा देंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड के सचिव ने बताया कि छात्रों को 12वीं की परीक्षा देने के लिए किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना होगा, बल्कि छात्र प्रश्न पत्र और आंसर शीट घर लेकर जाएंगे और 5 दिन में पेपर सोल्व करने के बाद अपने स्कूल में जमा कर देंगे। और डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिना कोविड ड्यूटी किए भी अगर कोरोना से हुई है मौत तो सरकार देगी नौकरी। राजधानी दिल्ली को लेकर अपडेट आप देख पा रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते दिल्ली में अब तक कई शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। जिन शिक्षकों ने कोविड ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ की धनराशि और परिवार के किसी एक सदस्य को सरकार नौकरी भी दे रही है। लेकिन अब जो शिक्षक कोविड ड्यूटी नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी उनकी कोरोना से संक्रमण होने के बाद जान चली गई है तो उनके परिवार को मुआवजे के तौर पर नौकरी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं। झारखंड में अब बिना वेरिफिकेशन के नहीं बनेगा पास। ई पास के नियमों में बदलाव हुआ है। ई पास बनाने के लिए आप परिवहन विभाग की वेबसाइट epassjharkhand.nic.in लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार करने के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया और यहाँ कोर्ट ने पुलिस को सुशील के 6 दिन के रिमांड को मंजूरी दे दी है। सुशील के साथ ही गिरफ्तार किए गए उसके साथी अजय का भी 6 दिन का रिमांड मिला है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस इन इंडिया अपडेट। हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,40,842 नए मामले सामने आए हैं। 3,741 लोगों की जान गई है। भारत में पिछले कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट का बढ़ना भी राहत की खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 88% है। भारत में कोरोना के अब कुल एक्टिव मामले 28,05,399 है। 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक नए मामले देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 35,873 मामले सामने आए। कर्नाटक में 31,183, केरल में 28,514, महाराष्ट्र में 26,133, आंध्र प्रदेश में 19,981। साथ ही आपको बता दें राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,649 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 26,672 नए मामले और 594 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में 18,422 नए मामले सामने आए। इसी तरह से आप देख सकते हैं बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 4,844 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में 234 लोगों की जान गई है। साथ ही राजस्थान में बीते 24 घंटे में रविवार को 6,521 नए मामले सामने आए, 113 लोगों की जान गई है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 24 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। अंडमान के समुद्र, पूर्व मध्य और मध्य बंगाल की खाड़ी में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। साथ ही तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत, कोंकण और गोवा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी छिटपुट हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ ही 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी हां, दिल्ली में केजरीवाल की दिल्ली में फिर से बढ़ गया लॉकडाउन। 31 मई तक रहेगा जारी। जी हां, आपको बता दें दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यह बोला कि युद्ध अभी कोरोना के खिलाफ बाकी है। बेशक संक्रमण यहां पर घट गया है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए मामले और संक्रमण की दर बेहद कम हो चुकी है, घट गई है। यही घटती हुई कोरोना वायरस के संक्रमण दर के बीच लॉकडाउन बढ़ाने या फिर खत्म करने के संशय और भ्रम केजरीवाल ने दूर कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि आज केजरीवाल की सरकार ने एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इस हफ्ते और लागू करने के दिल्ली में आदेश दे दिए हैं। ऐसे में अब राजधानी दिल्ली में 31 मई तक बंदिश यानी कि लॉकडाउन लगा रहेगा। 31 मई तक। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आके ये बोला कि अगर मामलों के घटने का सिलसिला दिल्ली में जारी रहता है संक्रमण का और हालात सुधरते दिखाई देते हैं दिल्ली में मेरे को, तो 31 मई से मैं दिल्ली में लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया यानी कि अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा और फिर 31 मई से या फिर 1 जून से दिल्ली में लॉकडाउन खुल जाएगा। आपको बता दें कि
18 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ लॉकडाउन 24 मई को खत्म होने वाला था, लेकिन इससे पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इसे एक हफ्ते और बढ़ाने की घोषणा कर दी है, यानी कि 31 मई तक। लेकिन दिल्ली वासियों के लिए अच्छी बात यह है कि 1 जून से दिल्ली में लॉकडाउन खुलने वाला है। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आगे ये बोला कि 1 महीने में दिल्ली के अनुशासन की वजह से, दिल्ली के लोगों की अनुशासन की वजह से ही कोरोना की लहर दिल्ली में कमजोर होती नजर आई है। अप्रैल में 36% संक्रमण दर दिल्ली में पहुंच गई थी। आज कम लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं कोरोना से दिल्ली में, सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। कि रविवार को पिछले 24 घंटे में 1600 केस कोरोना के सामने आए थे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे ये बोला कि वैक्सीन की कमी को लेकर मैं बात करने वाला हूं। उन्होंने आगे ये बोला कि वैक्सीन की दिल्ली में बहुत ही शॉर्टेज है, कमी है, सभी टीकाकरण केंद्र मुझे बंद करने पड़े हैं, लेकिन वैक्सीन की समस्या का समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। इसी बीच उन्होंने महामारी के दौरान डटे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर्स और नर्स पूरी तरह से सेवा भाव में जुटे हुए हैं। इसी बीच हमने अपने कई डॉक्टरों को खोया भी है, उनकी शहादत भी हुई है। उन्होंने आगे ये बोला कि भले ही दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो गया हो, लेकिन युद्ध अभी बाकी है कोरोना के खिलाफ, और हमें उम्मीद है कि इसी तरह से अगर केस और ज्यादा कम हुए दिल्ली में, तो हम 1 जून से दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, यानी कि लॉकडाउन धीरे धीरे खोल देंगे 1 जून से दिल्ली में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। जी, दिल्ली में अगले 3 दिन तेज हवाओं के साथ आंधी अलर्ट का बड़ा अलर्ट। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा में होगी अगले 3 दिन भारी भरकम बारिश। जी आपको बता दें, जाने मौसम का हाल। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ही मई के महीने में भी भीषण गर्मी से राहत मिली है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान और हरियाणा के अधिकतर इलाकों में आज बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में धुंध छाई रही है, जिसकी वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम दर्ज की गई है। भारत की मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने ये बोला है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही दिल्ली से सटे हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और राजस्थान में बादलों की आवाजाही के बीच हल्की और भारी भरकम बारिश की दिल्ली में संभावना जताई जा रही है। जी आपको बता दें कि नारनौल, बावल, कोटपुतली, राजगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पंजाब के भी कई इलाकों में भारी भरकम बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला अगले 3 दिन। जी आपको बता दें कि वही भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम सुहावना होगा। जी आपको बता दें कि दिल्ली में खतरनाक बादल छाए रहने के बीच गर्मी से भी लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने यह बोला है कि पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही दिल्ली में पिछले 3 दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। या सुबह के समय से ही तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के कारण कई जगह पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश और तटीय दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उड़ीसा और कोक में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों, राजस्थान, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी भारत में खतरनाक दूसरी कोरोना वायरस की वेव के मद्देनजर जिस वजह से 12वीं बोर्ड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था भारत में, अब उसको दोबारा से करवाने को लेकर विचार कर रही है केंद्र की मोदी सरकार। इसकी वजह से सभी छात्र नाराज हैं। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से एक अहम मीटिंग भी की गई थी और बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विस्तार से बातचीत हुई। उस मीटिंग को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया था और मीटिंग के दौरान कई पहलुओं पर विचार भी हुआ और कुछ जरूरी सुझाव भी सामने आए हैं। 3 घंटे की जगह पर 1.5 घंटे का होगा एग्जाम बच्चों का। जी आपको बता दें, खबर तो ये भी है कि केंद्र की मोदी सरकार अब बच्चों की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के मूड में नहीं है और वह चाहती है मोदी सरकार कि बच्चों की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा हो, वो भी ऐसे समय में जब चेतावनी दी गई है पहले से कि भारत में खतरनाक बच्चों की तीसरी कोरोना वायरस की लहर आने वाली है। आपको बता दें कि दूसरे राज्य भी अब 12वीं की परीक्षाओं को समय रहते करवाना चाहते हैं। ऐसे में कोरोना का खतरा कम करने के लिए एग्जाम की अवधि को छोटा करने पर विचार कर रही मोदी सरकार। बताया तो ये भी जा रहा है कि बच्चों के जो एग्जाम पहले 3 घंटे में हुआ करते थे, उन्हें कोरोना काल में सिर्फ 90 मिनट में किया जा सकता है। अभी इस फैसले पर मोहर नहीं लगाई है मोदी सरकार ने, लेकिन इस पहलू पर मीटिंग में काफी मंथन भी हुआ है बच्चों को लेकर। इसके अलावा मोदी सरकार ने इस बात पर भी विचार किया है कि कुछ सब्जेक्ट्स को कम कर दिया जाए बच्चों के 12वीं की परीक्षा में। आपको बता दें कि कुल 19 से 20 सब्जेक्ट की परीक्षाएं करवाई जा सकती है 12वीं की।
इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के इंटरनल असेसमेंट पर जोर दिया जा सकता है। सुझाव तो ऐसा भी सामने आया है कि बोर्ड परीक्षा को 2 चरणों में पूरा किया जा सकता है, लेकिन ये फैसला कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा 1 जून को। इसके अलावा इस बात पर भी मोदी सरकार विचार करेगी कि बच्चों के एग्जाम का आयोजन किस खास परीक्षा केंद्रों में किया जा सकता है और फिर 3 महीने के अंदर परिणाम घोषित भी हो सकते हैं बच्चों के। राज्य सरकारों की तरफ से जानकारी दी गई है कि वह 25 आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों की सरकार की तरफ से मोदी जी को यह जानकारी दी गई है कि वह 25 मई तक लिखित में केंद्र की मोदी सरकार को अपना फीडबैक दे देंगे कि बच्चों की परीक्षाएं करवाएंगे या फिर नहीं। उसी फीडबैक में उनकी तरफ से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कुछ जरूरी सुझाव भी बताए गए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के यानी कि केजरीवाल की पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मीटिंग के दौरान ही लीक से हटकर मोदी सरकार को अलग से सुझाव दिए हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से जोर देकर ये बोला गया है कि बोर्ड परीक्षा से पहले 12वीं में पढ़ रहे 1.5 करोड़ छात्रों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन की डोज यानी कि टीका बच्चों को लगवाया जाना चाहिए एग्जाम से पहले। ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने आगे यहाँ तक लिख दिया कि केंद्र की मोदी सरकार के साथ मीटिंग में आज मैंने यह मांग रखी है कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन यानी कि टीका ठुकवाना बिल्कुल जरूरी है और बच्चों की एग्जाम से पहले सुरक्षा से खिलवाड़ करके परीक्षा का आयोजन करवाने की जिद मोदी सरकार की बहुत ही बड़ी गलती और नाकामी और नासमझी साबित होगी। अगर कोरोना वायरस का संक्रमण 12वीं के एग्जाम देने वाले छात्रों में फैल गया तो इसका जवाब कौन देगा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये भी सुझाव मोदी सरकार को दिया गया है कि अगर देश में वैक्सीन की कमी है तो फाइजर कंपनी से भी बात की जा सकती है वैक्सीन के लिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। जी कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को विपक्षी दलों ने एक बार फिर से समर्थन दे दिया है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस समेत भारत की 12 बड़ी विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM के ताजा फैसले का समर्थन कर दिया है, जो कि मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी है। इसीलिए ऐसा लगता है कि 2024 में मोदी की सरकार नहीं आने वाली है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच संयुक्त किसान मोर्चा 26 मई को देश भर में प्रदर्शन करने की बातें बोल रही है। इसी दिन किसान आंदोलन को शुरू हुए 6 महीने का वक्त पूरा हो जाएगा। 12 विपक्षी दलों की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा के समर्थन में जो ताजा बयान जारी किया गया है उसमें 12 मई को लिखे गए पत्र का भी जिक्र किया गया है। इसमें नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई थी मोदी सरकार की तरफ से। यहाँ तक बोला गया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, इससे आंदोलन कर रहे किसान सीमाओं से वापस अपने घर पर लौट जाएंगे मोदी के कानून रद्द करते ही। इसके लाखों अन्नदाताओं को महामारी का शिकार होने से बचाया जा सकता है कोरोना से। जिन 12 विपक्षी पार्टियों ने पत्र जारी करके संयुक्त किसान मोर्चा का समर्थन किया है उनके नाम इस प्रकार से हैं: सोनिया गांधी, HD देवगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, D राजा, सीताराम येचुरी। इनके 12 के अलावा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के प्रदर्शन के आह्वान का समर्थन किया है और ये बोला कि मोदी सरकार अभी के अभी इस कृषि कानून को रद्द करे ताकि किसान अपने घर पे वापस जाएं और कोरोना ना फैलाएं। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच हजारों किसान आज हरियाणा के करनाल से दिल्ली के लिए रवाना हुए फिर से, जैसे कि दिल्ली में वे फिर से बड़ा कुछ कांड करने की तैयारी में हैं, जहां वे 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रहे हैं। 26 मई को मोदी सरकार के खिलाफ, इस काले कृषि कानूनों के खिलाफ। इसके साथ पंजाब के संगरूर से भी कई लोगों के दिल्ली के लिए रवाना होने की खबरें सामने आई हैं, जिसकी वजह से फिर से मोदी सरकार पर अब दबाव पड़ने लगा है।